पिताजी, गजब हो गया। काजल से शादी करने के लिए घर के बाहर एक नहीं बल्कि चार चार बारातें आ गई है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, चार बारातें, एक दुल्हन और चार बाराती। आखिर यह स्थिति कैसे पैदा हुई और क्या वो दुल्हन चारों से शादी करेगी? यह जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को। एक बहुत समय पहले एक समृद्ध गांव में नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही विद्वान, शांत स्वभाव और ईमानदार व्यक्ति था। पूरे गांव में लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी मुश्किल आती तो लोग सलाह लेने उसके पास ही जाते थे। उसकी पत्नी शारदा भी उतनी ही समझदार और संस्कारी स्त्री थी। वो घर का सारा काम बड़ी कुशलता से संभालती और अपने मधुर स्वभाव से पूरे परिवार को बांधे रखती थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा सुंदर और छोटी बेटी काजल। दोनों बच्चों को माता पिता के बड़े प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पाला था। सुंदर स्वभाव से सीधा साधा और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी छोटी बहन काजल कुछ अलग ही थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और समझदार लड़की थी। गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी कि यह लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ अलग करेगी। काजल को पहेलियां बुझाने और कठिन सवालों का जवाब ढूंढने का बहुत शौक था। जब भी गांव में कोई साधु संत या पंडित आता, वह उनके पास बैठकर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनती और उनके नए नए प्रश्न पूछती। उसकी तेज बुद्धि देखकर कई लोग हैरान रह जाते थे। नित्यानंद और शारदा भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते थे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते काजल बड़ी हो गई और अब वह विवाह के योग्य हो चुकी थी। एक दिन सुबह जब काजल अपनी माँ शारदा के साथ आंगन में काम कर रही थी, तभी शारदा ने गौर से उसे देखा। काजल अब लगभग उसके कंधे तक पहुंच गई थी और उसकी सूरत भी पहले से ज़्यादा निखर आई थी। शारदा के मन में अचानक एक विचार आया। उसने धीरे से कहा, बेटी, जरा वह पानी का घड़ा इधर रखना। जब काजल घड़ा रखकर चली गई, उसके मन में चिंता की एक हल्की सी लहर उठी। शाम को जब नित्यानंद घर लौटे और भोजन के बाद आराम करने बैठे, तब शारदा ने धीरे से कहा, सुनिए जी, क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारी काजल अब बड़ी हो गई है? अब उसके विवाह के बारे में भी सोचना चाहिए। नित्यानंद ने पहले तो मुस्कुरा कर बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गंभीर होकर बोले, तुम ठीक कहते हो भाग्यवान। समय सचमुच बहुत जल्द ही बीत गया लगता है। जैसे कल ही वह छोटी बच्ची थी और आज विवाह योग्य हो गई। यह कहते हुए नित्यानंद कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने घर के कोने में रखी अपनी पुरानी पंचांग की पुस्तक उठाई। वो शुभ मुहूर्त और लग्न देखने के लिए कुछ देर तक गणना करने के बाद उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। शारदा ने यह देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नित्यानंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समस्या थोड़ी बड़ी है। पंचांग के अनुसार इस महीने में विवाह के लिए केवल एक ही शुभ तिथि है। इस महीने की 20 तारीख के बाद पूरे 3 वर्षों तक विवाह का कोई अच्छा लग्न नहीं है। यह सुनते ही शारदा घबरा गई। उसने तुरंत कहा, 3 साल, यह तो बहुत लंबा समय है। लड़की अब बड़ी हो चुकी है। अगर जल्दी कोशिश की जाए तो 15 दिनों में एक अच्छा वर ढूंढा जा सकता है। नित्यानंद भी सोच में पड़ गए। बात सच थी। 3 साल तक इंतजार करना आसान नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि तुरंत ही काजल के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू करनी चाहिए। अगले ही दिन उन्होंने गांव के नाई को बुलाया। पुराने समय में नाई अक्सर विवाह के रिश्ते तय करवाने का काम करते थे। जब नाई उसके सामने आया तो नित्यानंद ने उसे कहा, देखो भाई, मेरी बेटी के विवाह के लिए केवल 15 दिन का समय है। तुम्हें तुरंत किसी अच्छे पढ़े लिखे और संस्कारी ब्राह्मण युवक की तलाश करनी होगी। विवाह इसी महीने की 20 तारीख को करना है। नाई ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए पंडित जी,
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर ढूंढ लाऊं। यह कहकर नाई वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही नित्यानंद के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगे, आखिर नाई ही तो है, कहीं वह जल्दबाजी में कोई गलत लड़का ना चुन ले। बेटी का विवाह कोई छोटी सी बात नहीं है। यह तो दो जीवनों का मिलन होता है। धीरे धीरे उसके मन में संदेह बढ़ने लगा। आखिरकार उन्होंने अचानक उठकर कहा, नहीं, यह काम मैं किसी और पर नहीं छोड़ सकता। मैं खुद अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने जाऊंगा। और इसी निर्णय के साथ नित्यानंद अगले दिन घर से निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय आगे चलकर एक ऐसी उलझन पैदा करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्राह्मण नित्यानंद अगले ही दिन सुबह सुबह अपनी लाठी और झोला लेकर घर से निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही चिंता थी कि अपनी बेटी काजल के लिए एक योग्य वर ढूंढना। चलते चलते वह कई गांव से गुजरे। जहां भी जाते वहां लोग से पूछताछ करते, ब्राह्मण परिवार के बारे में जानकारी लेते और युवक के स्वभाव के बारे में भी पता करते। नित्यानंद केवल पढ़ाई लिखाई या रूप रंग नहीं देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जहाँ संस्कार, सम्मान और सादगी हो। आखिरकार एक गांव में उसे एक ऐसा युवक मिला जो उनके मन को भा गया। वह युवक पढ़ा लिखा, विनम्र और शांत स्वभाव का था। उसके माता पिता भी सरल और अच्छे लगे थे। नित्यानंद ने उससे बातचीत की और जब उन्हें सब कुछ ठीक लगता तो उन्होंने वही काजल का रिश्ता उस युवक से तय कर दिया और विवाह भी इस महीने की 20 तारीख बताकर संतोष के साथ घर लौटने की तैयारी करने लगे। उधर नित्यानंद के घर से निकलते ही उसकी पत्नी शारदा के मन में बेचैनी शुरू हो गई थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि नाई आखिर कैसा लड़का ढूंढ कर लाएगा। उसके मन में कोई तरह की शंकाएं उठ रही थी। वह अपने आप से कहने लगी, नाई तो बस काम निपटाने वाला आदमी है। उसे क्या मालूम कि मेरी बेटी कितनी सुंदर और गुणवान है। कहीं वह किसी गरीब या बदसूरत लड़के से रिश्ता पक्का कराया तो मेरी बेटी तो गुलाब के फूल जैसी है। शारदा का मन धीरे धीरे चिंता से भरता जा रहा था। फिर उसने सोचा कि नित्यानंद भी शायद केवल यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं। लेकिन एक माँ के मन में तो अपनी बेटी के लिए कई सपने होते हैं। वह चाहती थी कि उसका दामाद सुंदर भी हो, अच्छा घर का भी हो और धन संपत्ति वाला भी हो, ताकि उसकी बेटी कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। उसकी बेटी को कभी किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। काफ़ी देर तक सोचने के बाद शारदा ने मन ही मन एक निर्णय लिया। यह सोचकर कि उसने अपने बेटे सुंदर को बुलाया और उससे सारी बात बता दी। सुंदर ने पहले तो आश्चर्य से अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सिर हिलाकर रह गया। शारदा ने उससे कहा, जब तक मैं वापस आऊँ घर का ध्यान रखना। इतना कहकर वह भी चुपचाप दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। शारदा कई गांव में घूमती रही और लोगों से पूछताछ करती रही। आखिरकार उसे भी एक ऐसा युवक मिल गया जो उसकी नज़र में बिल्कुल योग्य था। वह युवक सुंदर था, अच्छे घर का था और उसके परिवार के पास धन संपत्ति भी काफ़ी थी। शारदा को लगा कि इससे बेहतर दामाद उसे नहीं मिल सकता। उसने तुरंत काजल का रिश्ता वहां पक्का कर दिया और विवाह की तिथि 20 तारीख बताकर संतोष के साथ घर लौट गई। लेकिन कहानी की उलझन अभी और बढ़नी बाकी है। उधर जब शारदा भी घर से चली गई तो सुंदर अकेला बैठकर सोचने लगा। उसने अपनी माँ और पिता दोनों की बातें याद आ रही थी कि वह मन ही मन सोचने लगा, नहीं तो बस अपना काम पूरा करेगा। उसे कहा गया है कि लड़का ढूंढना है, वह ढूंढ लेगा, चाहे वह कैसा भी हो। पिताजी लड़की की पढ़ाई और संस्कार देखेंगे और माँ उसकी सुंदरता और धन दौलत देखेंगी। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? सुंदर के मन में वह अपनी बहन के लिए बहुत चिंता थी। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और चाहता था कि उसकी शादी ऐसे घर में हो
जहां उसे हमेशा सम्मान और सुख मिले। सुंदर ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर बहनों ही अच्छा इंसान नहीं हुआ तो बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, बाद में परेशानी हमें ही उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं भी अपनी बहन के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा जो स्वभाव से अच्छा, मिलनसार और समझदार हो। उसे अचानक अपने एक पुराने मित्र देवेश की याद आई। देवेश पास के गांव में रहता था। वह पढ़ा लिखा था, सीधा साधा और बहुत मिलनसार युवक था। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और सुंदर को उसके स्वभाव पर पूरा भरोसा था। सुंदर ने सोचा, अगर मेरी बहन की शादी देवेश से हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। वह अच्छा इंसान है और मेरी बहन को हमेशा सम्मान देगा। यही सोचकर सुंदर तुरंत उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां उसका मित्र रहता था। वहां पहुंचकर उसने देवेश और उसके परिवार से बातचीत की। सब लोग सरल भले स्वभाव के थे। थोड़ी बातचीत के बाद सुंदर ने वही अपनी बहन काजल का रिश्ता देवेश से तय कर दिया और विवाह की वही तिथि इस महीने की 20 तारीख बताकर खुशी खुशी घर लौट गया। अब स्थिति यह हो चुकी थी कि नाई, पिता नित्यानंद, माँ शारदा और भाई सुंदर चारों अलग अलग जगहों पर काजल का रिश्ता तय कर चुके थे और चारों ने विवाह की तिथि भी एक ही बताई थी। लेकिन यह भी अभी किसी को पता नहीं था और जब यह सच सामने आने वाला था तब एक ऐसी समस्या खड़ी होने वाली थी कि जिससे पूरे गांव में हलचल मच जाएगी। समय तेजी से बीत रहा था। उधर नाय भी कहीं गांव में घूमते घूमते आखिर एक ऐसे युवक तक पहुंच गया जिसे देखकर उसे लगा कि यह नित्यानंद की बेटी के लिए योग्य वर हो सकता है। वह युवक पढ़ा लिखा था और उसके परिवार वाले भी ब्राह्मण थे और सम्मानित लोग थे। नाई ने ज़्यादा देर नहीं लगाई। उसने वहीं बैठकर काजल का रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी वहीं बता दी। इस महीने की 20 तारीख। नाई अपने काम से बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा रिश्ता तय किया है और पंडित नित्यानंद भी उसकी तारीफ करेंगे। कुछ दिनों के बाद एक अजीब संयोग हुआ। उसी दिन शाम को चारों नाई, नित्यानंद, शारदा और सुंदर लगभग एक ही समय घर वापस पहुंचे। पहले तो सबने एक दूसरे को देखकर आश्चर्य किया। नित्यानंद ने पूछा, अरे शारदा, तुम कहाँ चली गई थी? शारदा थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो मैं भी काजल के लिए एक लड़का देखने गई थी। यह सुनकर नित्यानंद चौंक गए। तभी सुंदर भी आगे आया और बोला, पिताजी, मैं भी एक काम से बाहर गया था। दरअसल मैं भी काजल के लिए एक वर देख कर आया हूँ। अब नित्यानंद की भवें सिकुड़ गई। उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या तुम दोनों भी रिश्ता तय करके आए हो? तभी नाई भी मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। मैंने भी रिश्ता पक्का करके ही आया हूँ। यह सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चारों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। बातचीत से पता चला कि चारों ने अलग अलग गांव में जाकर काजल का रिश्ता तय किया है और सबसे बड़ी बात, चारों ने विवाह की तिथि भी एक ही बताई है, 20 तारीख। यह सुनते ही नित्यानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने माथा पकड़ लिया और चिंतित स्वर में बोले, हे भगवान, यह क्या हो गया? एक लड़की के लिए 4 वर, अब क्या होगा? शारदा भी घबरा गई। नाई भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह बोला, पंडित जी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। अब अगर रिश्ता तोड़ा गया तो मेरी भी समाज में बदनामी होगी। अब समस्या बहुत बड़ी बन चुकी थी। नित्यानंद ने कुछ देर सोचने के बाद नाई से कहा, ठीक है, अभी भी समय है। तुम तुरंत उन तीनों गांव में जाओ और कह दो कि किसी कारणवश रिश्ता नहीं हो पाएगा। बस वही रिश्ता रहेगा जो मैंने तय किया है। नाई मन ही मन घबरा गया। उसे यह बात ठीक नहीं लगी। उसने सोचा, अगर आज रिश्ता पक्का करूं
और कल खुद ही मना कर दूं तो लोग मुझे कैसे भरोसा करेंगे, मुझ पर कैसे भरोसा करेंगे। लेकिन पंडित जी की बात टालना भी मुश्किल था, इसलिए वह चुपचाप सिर हिलाकर तीनों गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो लोगों को यह संदेश सुनाया कि रिश्ता तोड़ दिया जाए, तो किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। सब लोग ने यही कहा, रिश्ता तो वही आदमी तोड़ सकता है जिसने इसे तय किया है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि शायद ना ही किसी दुश्मनी के कारण यह रिश्ता तुड़वाने आया है। नतीजा यह हुआ कि तीनों जगहों पर विवाह की तैयारी पहले की तरह चल रही थी। इधर नित्यानंद के घर भी विवाह की तैयारी शुरू हो गई थी। किसी को यह अंदाज नहीं था कि 20 तारीख को यह क्या होने वाला है। और फिर आखिर वह दिन भी आ गया। शाम होते होते गांव के रास्ते पर एक के बाद एक 4 अलग अलग बारातें नित्यानंद के घर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही पहली बारात दरवाजे पर पहुंची, घर में हलचली मच गई। लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरी बारात भी आ गई, फिर तीसरी और फिर चौथी। अब नित्यानंद के दरवाजे पर 4-4 दूल्हे और 4-4 बारातें खड़ी थी। सूरज नाई द्वारा चुना गया युवक देवेश सुंदर का मित्र अरुण नित्यानंद का चुना गया युवक विक्रम शारदा का चुना गया अमीर युवक। यह दृश्य देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। नित्यानंद का सिर चकराने लगा। वह सोचने लगे, अब इस अपमान और बदनामी से कैसे बचूं। एक बेटी और 4 दूल्हे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस असंभव समस्या का हल क्या होगा। लेकिन तभी काजल के मन में एक विचार जन्म लेने वाला था, एक ऐसा विचार जो इसे पूरे संकट का समाधान बन सकता था। नित्यानंद के घर के बाहर 4 बारातें खड़ी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़, बारातियों की भीड़ और गांव वालों की फुसफुसाहट से पूरा माहौल अजीब सा हो गया था। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। एक लड़की और 4 दूल्हे, ऐसा तो किसी ने कभी सुना भी नहीं था। नित्यानंद का चेहरा शर्म और चिंता से झुक गया था। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शारदा भी घबराई हुई थी और सुंदर भी समझ नहीं पा रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। उधर चारों दूल्हे अपने अपने रिश्ते को सही मान रहे थे। हर एक को विश्वास था कि उसी से काजल का विवाह तय हुआ है। उनके परिवार वाले भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। कुछ बाराती तो आपस में बहस भी करने लगे थे। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जा रहा था। तभी अंदर कमरे में बैठी काजल को भी सारी बात पता चल गई। उसने अपने पिता को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। वह कुछ देर चुप बैठी रही और फिर धीरे धीरे उठकर बाहर आई। आंगन में खड़े लोगों की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, सबकी बातें कुछ देर के लिए थम गई। काजल ने शांत स्वर में अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नित्यानंद ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी यह कैसी समस्या है जिसका कोई हल ही नहीं दिख रहा। चारों दूल्हे अपने अपने रिश्ते को सही मान रहे थे। अगर किसी एक को चुने तो बाकी तीनों नाराज होकर बदनामी करेंगे। काजल ने विनम्रता से कहा, पिताजी अगर आप अनुमति दे तो मैं एक उपाय करना चाहती हूँ। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। नित्यानंद ने धीरे कहा, बेटी अब जो भी ठीक समझो वही करो। काजल कुछ कदम आगे बढ़ी और चारों दूल्हों तथा उनके परिवारों की और देखकर बोली, आप सब सम्मानित लोगों हमारे घर आए, मैं आपका आदर करती हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मैं एक ही हूँ और विवाह भी एक ही व्यक्ति से हो सकता है। इसलिए मैं आप चारों की बुद्धि और स्वभाव की एक ऐसी छोटी सी परीक्षा लेना चाहती हूँ। जो इस परीक्षा में सबसे योग्य साबित होगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। लोगों में हलचल मच गई। कुछ को यह बात अजीब लगी, लेकिन अधिकतर लोगों को यह उपाय उचित लगा। चारों युवकों ने भी सम्मति दे दी। काजल ने शांत स्वर में कहा,
पहली परीक्षा बुद्धि की होगी। मैं एक पहेली पूछूंगी। फिर उसने कहा, बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। पहला युवक तुरंत बोला, धन। दूसरे ने कहा, अनाज। तीसरे ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जमीन और संपत्ति। चौथा युवक कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, वह चीज़ है ज्ञान और प्रेम। जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। काजल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। फिर उसने दूसरी पहेली पूछी, बताए वह क्या है जो बिना बोले भी इंसान का असली स्वभाव बता देती है। पहला युवक बोला, धन। दूसरा बोला, उसकी ताकत। तीसरा बोला, उसका पद और प्रतिष्ठा। चौथा युवक शांत स्वर में बोला, वह है मनुष्य का व्यवहार। इंसान का आचरण ही बताता है कि वह कैसा है। भीड़ में से कई लोग एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाने लगे। काजल के पिता भी ध्यान से सब सुन रहे थे। अब काजल ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी। उसने कहा, बताइए किसी घर को सबसे ज़्यादा मजबूत क्या बनाता है? किसी घर को सबसे ज़्यादा मजबूत क्या बनाता है? पहला युवक ने कहा, बहुत सारा धन। दूसरे ने कहा, बड़ा धन और नौकर चाकर। तीसरे ने कहा, घर का डर और अनुशासन। चौथे युवक ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, घर को मजबूत बनाता है विश्वास, सम्मान और आपसी समझ। यह तीनों हो वहाँ छोटा घर भी सुखी रहता है। अब आंगन में खड़े कई लोगों की बात सुनकर प्रभावित हो चुके थे। काजल के चेहरे पर भी संतोष की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन काजल अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा, आप सभी ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है और उसी से यह तय होगा कि वास्तव में सबसे योग्य कौन है। यह सुनकर चारों युवक उत्सुक हो उठे। काजल ने धीरे से कहा, अंतिम परीक्षा आपके स्वभाव और इंसानियत की होगी। और अब पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया, लेकिन चारों युवकों में से एक युवक को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका नाम विक्रम था। वह एक अमीर और घमंडी परिवार से था और उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक लड़की सबके सामने उसकी परीक्षा ले रही है। विक्रम अचानक आगे बढ़ा और थोड़े नाराज स्वर में बोला, यह कैसी बात हुई? हम बारात लेकर आए हैं और यहाँ परीक्षा ले जा रही है। यह कोई खेल नहीं है। काजल ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं केवल यह देखना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का साथी बनने के योग्य कौन है। लेकिन विक्रम का घमंड और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे ऐसी परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास धन भी है और मान शान भी। अगर तुम्हें विवाह करना है तो अभी निर्णय लो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कर वह गुस्से से अपने लोगों के साथ वहाँ से चला गया। आंगन में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई बुजुर्गों धीरे से कहा, जैसे धैर्य ही नहीं वह घर कैसे संभालेगा। अब वह केवल तीन युवक रह गए थे। पहला युवक था सूरज, वही जिसने नाई से ढूंढा था। दूसरा युवक था देवेश, सुंदर का मित्र जिसने सुंदर से रिश्ता तय किया था। और तीसरा युवक था अरुण, वही जिसे नित्यानंद ने स्वयं अपनी समझ से चुना था। काजल ने तीनों युवकों की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, अब आप तीनों की अंतिम परीक्षा होगी। जीवन में केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ज़रूरी होती है। उसने सुंदर को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद सुंदर एक थाली लेकर आया और उसे आंगन के बीच में रख दिया। थाली में 3 वस्तुएं रखी थी, एक सोने की सिक्के की थैली, एक तलवार और एक खाली दीपक। काजल ने कहा, मान लीजिए कि विवाह के बाद जीवन में 3 कठिन परिस्थितियां आ जाएगी, गरीबी, दुश्मन और अंधेरा। इन तीनों का प्रतीक इस थाली में रखा है। सोने के सिक्कों की थैली धन का प्रतीक है, तलवार शक्ति का और दीपक प्रकाश का। फिर उसने तीनों युवकों से कहा, आप तीनों में से हर एक कोई इन तीनों में से एक चीज़ चुननी होगी और बताना होगा कि आपने वही क्यों चुनी। सबसे पहले सूरज आगे बढ़ा। उसने तुरंत सोने की थाली
थैली उठा ली और कहा, धन सबसे जरूरी है, अगर धन होगा तो बाकी सभी समस्याएं हल हो सकती है। अब देवेश आगे आया, उसने थाली में रखे तलवार उठा ली और कहा, ताकत सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आदमी शक्तिशाली हो तो कोई दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता। अब सबकी नज़र तीसरे युवक अरुण पर टिक गई। अरुण धीरे से आगे बढ़ा, उसने तीनों वस्तुओं को ध्यान से देखा। कुछ क्षण तक वह शांत खड़ा रहा और फिर धीरे से दीपक उठा लिया। काजल ने उससे पूछा, तुमने दीपक क्यों चुना? अरुण ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि अंधेरे में ना धन दिखाई देता है और ना रास्ता। अगर घर में प्रकाश हो तो हम सही रास्ता देख पाएंगे। बुद्धि और समझ का प्रकाश हो तो आदमी मेहनत करके धन भी कमा सकता है और समझदारी से दुश्मन से भी बच सकता है। उसकी यह बात सुनकर आंगन में खड़े कई लोग के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। काजल के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब वह जान चुकी थी कि वास्तव में सबसे योग्य कौन है। आंगन में खड़े सभी लोग अब काजल की ओर देख रहे थे। तीनों युवक के उत्तर सुनने के बाद वातावरण एकदम शांत हो गया था। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर काजल अब किसे अपना जीवन साथी चुनेगी। काजल कुछ क्षण तक शांत खड़ी रही। उसने तीनों युवकों की ओर एक एक करके देखा, पहले सूरज की ओर, फिर देवेश की ओर और अंत में अरुण की ओर। फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर अरुण के हाथ में पकड़े दीपक की ओर देखा। काजल ने दृढ़ और स्पष्ट स्वर में कहा, जिसे जीवन में सबसे पहले प्रकाश और बुद्धि की आवश्यकता समझ में आई, वही मेरे जीवन का सच्चा साथी बनने योग्य है। यह कहते हुए उसने अपना हाथ अरुण की ओर बढ़ा दिया। आंगन में खड़े लोगों के बीच हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। कई बुजुर्गों ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने भी अरुण का उत्तर सबसे समझदारी भरा लगा था। नित्यानंद ने जब अरुण की ओर गौर से देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ मुस्कान भी आ गई, क्योंकि अरुण वही युवक था जिसे उन्होंने स्वयं अपनी समझ से काजल के लिए चुना था। नित्यानंद के मन का सारा बोझ जैसे एक ही पल में उतर गया। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा, सचमुच मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। उसने वही निर्णय लिया जो सबसे उचित था। अब सूरज और देवेश भी बहुत सब कुछ समझ चुके थे। सूरज थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने आगे बढ़कर कहा, काजल जी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। जीवन में बुद्धि और समझ सबसे बड़ी चीज़ होती है। देवेश मुस्कुराया और बोला, आज मुझे भी एक बात समझ आ गई कि मैं केवल ताकत या धन से घर नहीं बचता, बल्कि समझदारी और सम्मान से बचता है। दोनों युवक के परिवार भी आगे आए। उन्होंने नित्यानंद से कहा, पंडित जी, आपकी बेटी ने बहुत ही बुद्धिमानी से यह निर्णय लिया है। हमें अब इस बात से कोई शिकायत नहीं है। यह सुनकर नित्यानंद ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब हमारे घर आए हैं, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आज जो कुछ हुआ वह एक अजीब परिस्थिति थी। अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो हमें क्षमा करें। गांव के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। आपकी बेटी ने जिस समझदारी से यह समस्या सुलझाई है वह सचमुच प्रशंसनीय है। अब वातावरण पूरी तरह से शांत और प्रसन्न हो चुका था। बाकी दोनों बारातें सम्मान के साथ वापस लौट गई। उधर घर के अंदर फिर से विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। ढोल और शहनाई की मधुर ध्वनि पूरे आंगन में गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद शुभ मुहूर्त में काजल और अरुण का विवाह पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद काजल अपने पिता के पास आशीर्वाद लेने आई तो नित्यानंद ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे, आज तुमने न केवल अपने लिए सही जीवन साथी चुना है, बल्कि हमें भी सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ा धन, बुद्धि, धैर्य और इंसानियत होती है। काजल मुस्कुराती हुई बोली, पिताजी, यह सब तो मैंने आपसे ही सीखा है।
नित्यानंद की आंखें खुशी से भर आई। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा चल रही थी कि नित्यानंद की बेटी काजल बुद्धिमानी। लोगों कहते हैं कि अगर हर समस्या का समाधान इसी तरह धैर्य और समझदारी से लिया जाए तो धैर्य और समझदारी से लिया जाए तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी आसानी से सुलझ सकती है। दोस्तों, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बॉक्स पर अपना शहर का नाम लिखिए। मिलने की अगली कहानी में। अब तक के लिए अपने राठौर विशाल को अनुमति दीजिए। तो जय माताजी मित्रों, पूरी कहानी सुनने के लिए।